आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है सृजनात्मक चिंतन, B.Ed 4th सेम 4th यूनिट। तो देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन क्या है। सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का प्रयोग क्रियात्मक, उत्पादन तथा रचनात्मक आदि में होता है। सृजनात्मकता का अर्थ है निर्माण करना या सृजन करना, किसी चीज़ को बनाना, ये होता है सृजनात्मकता। जैसे लेखक द्वारा नवीन लेख लिखना, कुम्हार द्वारा कुम्हार का सृजन करना, मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाना, ये हो गया आपका सृजनात्मक। आगे देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। जैसे रॉस ने बताया है अपने अनुसार कि सृजनात्मक चिंतन ज्ञानात्मक एवं मानसिक आधार पर होता है। जैसे हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी चीज़ का सृजन करते हैं, बनाते हैं, तो पहले हम सोचते हैं, पहले हम थिंकिंग करते हैं। ये तार्किक पे आधारित है, तर्क वितर्क करते हैं कि ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे इसका हम बहुत अच्छे से, किसी वस्तु का बहुत अच्छे से सृजन कर सकें। ये हो गया रॉस के अनुसार एक डिफिनेशन। अब देखते हैं सृजनात्मक चिंतन के प्रकार कि इनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इनके प्रकार हैं दो। कौन कौन से हैं? स्वलीय चिंतन फर्स्ट है, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। स्वलीय चिंतन क्या होता है? यह चिंतन ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक इच्छाओं को प्रकट करता है, मतलब व्यक्त करता है। जैसे कि मन में व्यक्ति क्या करता है? कल्पना करता है। कल्पना करके क्या करता है? किसी के समक्ष अपनी भावनाओं को, अपनी काल्पनिक इच्छाओं को प्रकट करता है। कि फॉर एग्जाम्पल जहाज जा रहा है, तो जहाज को देखकर मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि अरे ये किसने बनाया, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये कहाँ तक जाएगा, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा काल्पनिक इच्छाएं प्रकट होती हैं। ये हो गया हमारे स्वलीय चिंतन। दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी को बोलते हैं इंग्लिश में रियलिज्म, जैसे बोलते हैं वास्तविकता, रियल में जो चीज़ हो रहा है हमारे साथ। यह यथार्थवादी चिंतन वह है जिसमें जो वास्तविकता से संबंधित होता है। जैसे किसी समस्या का समाधान करना, ये क्या होता है? जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे? तर्क वितर्क करके हम क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान करते हैं कि ये रियल में हमारे साथ कोई समस्या घट गई है और इसका समाधान हमें करना है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। यह आपका यथार्थवादी हो गया। यथार्थवादी चिंतन को गिलफोर्ड के अनुसार दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है? देखते हैं। नंबर 1 है अभिसारी चिंतन, नंबर 2 है अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन, इस चिंतन में पुराने तरीकों को अपनाया जाता है। पुराने तरीकों के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। समस्या का समाधान किया जाता है जैसे कि आपने जब कभी पढ़ाया होगा कि बच्चों को किस मेथड से, किस विधि से आपने पढ़ाया होगा कि आपको किस विधि से कंफर्ट लग रहा है। जैसे होता है कि आपको ये प्रश्नोत्तर विधि हो गया या व्याख्यान भी हो गया। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कहीं इंटरव्यू वगैरह देने, तो आपसे पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में कंफर्ट है क्या हिंदी में कंफर्ट है ना। तो ये हो गया हमारा समस्या का, मतलब पुराने तरीके के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। अब हो गया आपका सेकेंड है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन में व्यक्ति की दी गई समस्या के बारे में पूरी तरह सोच विचार करके निर्णय लेता है और अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। ये क्या है कि सोच विचार, कुछ भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई, उसके बारे में पहले वह थिंकिंग करेगा, सोचेगा, विचारेगा, इसके बाद वह निर्णय लेगा
और निर्णय लेने के बाद कुछ अपने तरीके से वह क्या करता है, उसमें और शब्दों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका कोई टॉपिक है, आपको टॉपिक दे दिया गया है, तो आपको टॉपिक दे दिया गया, जैसे हो गया कि कबीरदास के बारे में लिखने के लिए। तो आप जब कबीरदास के बारे में लिख रहे हैं तो 4 लोगों को टॉपिक दे दिया गया है, 4 लोग अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन वही टॉपिक अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से क्या डालेंगे, पहले आप अपने हिसाब से डालेंगे, उसमें स्लोगन उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उनके बारे में थोड़ा सा बताने के बाद आप उनका थोड़ा सा कुछ अच्छा फेमस स्लोगन डालेंगे। तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट पड़ता है कि अपने तरीके से आप थिंकिंग करेंगे, सोच विचार करके अपनी विचारों को उस टॉपिक में प्रकट करेंगे और थोड़ा सा नई चीज़ों का निर्माण करेंगे। ये हो गया आपका अपसारी चिंतन। अब आगे है नेक्स्ट, अच्छे सृजनात्मक विचारक के गुण। ये क्या है कि अच्छे जो सृजन करते हैं, जो निर्माण करते हैं, उनके क्या क्या क्वालिटी होती है, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होते हैं। तो देखिए आगे जानते हैं हम लोग क्या क्या क्वालिटी होता है। नंबर 1 है, सृजनात्मक व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति तर्कों के साथ प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि जो सृजन करता है, जो व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है, वह अपने तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करता है, वह तर्क वितर्क करके बहुत अच्छे से उसका सृजन करके फिर वह क्या करता है, दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, मतलब प्रस्तुत करता है। दूसरा है, सृजनात्मक व्यक्तियों के हास्य भाव अधिक होते हैं। मतलब जो सृजनहार व्यक्ति होता है वह बहुत हंसमुख व्यक्ति होता है, वह हमेशा थिंकिंग करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है, किसी नए वस्तुओं के बारे में, किसी चीज़ का मतलब नए चीज़ों के खोज के बारे में सोचता है कि हमें नई चीज़ों के बारे में जानना, वह बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुक रखता है, जो सृजनहार व्यक्ति होता है। तीसरा है, सृजनात्मक व्यक्ति अपने चिंतन के आधार पर नए समस्या की खोज करते रहते हैं। तो बताया गया कि सृजनात्मक व्यक्ति जो होते हैं वह अपने हिसाब से अपने चिंतन के आधार पर नए समस्या की खोज करते रहते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है, इसको कैसे बनाएं, कैसे बिगाड़ें। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, कोई हाथ में खिलौना होता है, वह अच्छा खासा रहता है खिलौना, लेकिन वह खिलौने के क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद फिर क्या करता है, वह जोड़ता रहता है कि मतलब वह कि कैसे ये बना था, फिर कैसे बिगड़ा। वह क्या करता है, बनाता बिगाड़ता है। पहले वह समस्या उत्पन्न करता है, फिर समस्याओं का वह समाधान करता है। नेक्स्ट है चौथा, सृजनात्मक व्यक्तियों में मौलिकता का गुण होता है। पांचवा है, सृजनात्मक व्यक्तियों में तार्किक क्षमता अधिक पाई जाती है। ये फैक्ट है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें तार्किक क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, आप देखते हैं, जैसे होता है मूर्तिकार क्या करता है, वह अपने अंदर एक कल्पना जागृत करता है। वह कल्पना जागृत करके फिर क्या करता है, वह तर्क वितर्क करता है। अपने अंदर तर्क वितर्क करने के बाद क्या करता है कि हाँ, हमें मूर्ति बनाना है, मूर्ति का निर्माण करना है, तो किस तरह मूर्ति का निर्माण करना है, कैसे बनाए कि हमारी मूर्ति सबसे अलग दिखे। वही कवि क्या करता है, अपने कविता का निर्माण करता, रचना करता है। लेखक क्या करता है, वो भी वैसे करता है कि हमारा सबसे अलग हटके हो। लोग बोलते हैं ना कि लेटेस्ट टॉपिक लेना चाहिए, तो वैसे मूर्तिकार हो गया, शिल्पकार हो गया, अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, वह अपने तार्किक के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर वह क्या करता है, प्रत्येक वस्तुओं का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सृजनात्मकता के विकास में बाधक तत्व, कि इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब तक तो हम लोग पॉजिटिव देखें, अब इसमें क्या क्या नकारात्मक है, अब देखते हैं क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं इसमें। नंबर 1 है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, नंबर 1 है संवेगात्मक बाधाएं, 2 है सांस्कृतिक बाधाएं, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण की बाधाएं। फर्स्ट है संवेगात्मक बाधाएं क्या होती हैं। इसमें देखेंगे कि संवेगों के कारण ही भावनात्मक सोच उत्पन्न होता है। जैसे
ये क्या है? संवेग, जिसे बोलते हैं इमोशंस, भावनात्मक सोच उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार की बाधा है। कैसी बाधा? जिसमें समस्या का समाधान निकाल पाना संभव नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि मजाक उड़ाया जाना, मतलब स्कूल में बच्चे का मजाक उड़ाए जाने का भय होता है, परीक्षा में असफल होने का भय होता है। तो ये होता है मन में, कहीं ना कहीं इंसान के मन में भय रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। और जैसे सृजनहार व्यक्ति जो किसी चीज़ को बनाता है तो मन में ये डर होता है कि कहीं बिगड़ ना जाए हमारा, नहीं तो हम बहुत उपहास के पात्र बनेंगे। तो ये सब चीज़ का भय भी रहता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है उसके अंदर। दूसरा है सांस्कृतिक बाधाएं। ये क्या है सांस्कृतिक बाधाएं? इसमें है सामाजिक दबाव, आत्मरक्षा की चिंता। ये हो गया आपका सांस्कृतिक बाधाएं कि सामाजिक दबाव रहता है, आत्मरक्षा की चिंता रहता है। कि सामाजिक दबाव में क्या होता है? जैसे हो गया कि हमें किसी एग्जाम को फाइट करना है, तो घर वाले क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं, नहीं आपको पढ़ना है, आपको ये क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना थी। ये हो गया हमारा सांस्कृतिक बाधाएं। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण की बाधाएं। ये क्या है? किसी समस्या का हल हम बार बार एक ही आधार पर निकालते हैं। कोई समस्या उत्पन्न हो गई और हम क्या करते हैं? बार बार एक ही विधि से, एक ही टेक्निक से हम उस समस्या का हल निकालते हैं, जिससे समस्याओं का हल निकालने में असफलता प्राप्त होता है। ये हो गया आपका प्रत्यक्षीकरण की बाधाएं। जैसे आपको जाना है, बस स्टैंड जाना है, डिंडोरी के बस स्टैंड जा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वहाँ उस रोड से जाने में हमें खतरा है, लेकिन फिर भी आप बार बार उसी रोड से जा रहे हैं। तो ये हो गया कि हम जान रहे हैं कि हमें उस रोड से जाने में हमें समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं तो वो समस्या तो आएगी ही। तो हमें उस समस्या का हल निकालना चाहिए। नहीं, हम अब की 2 बार जा चुके हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हुआ, अब हम इस रोड से ना जा करके कोई और रोड फॉलो करेंगे, कोई और रोड अपनाएंगे, जिससे समस्या का समाधान हो सके। अब देखते हैं सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय। अब क्या ये उपाय हैं? अब तक देखिए बाधक तत्व देखे थे, अब अपन देखेंगे सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय कि क्या क्या उपाय हैं। नंबर 1, छात्रों के काल्पनिक तथा असाधारण विचारों का आदर करना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि छात्रों के काल्पनिक तथा असाधारण विचारों का आदर करना चाहिए। जैसे हो गया कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्लास में कुछ कल्पना करके, जैसे हो गया शिक्षक से कुछ पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ शिक्षक भी उस बच्चे का उपहास करते हैं, जो विचार वो प्रकट करता है, और क्लास में स्टूडेंट भी बच्चों का उपहास करते हैं। तो उपहास ना करके, मजाक ना बना करके हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए। उस बच्चे का जो इच्छाएं हैं उसको, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए कि हाँ ये बेटा, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये है और ये है, ऐसे है। दूसरा है छात्रों को ऐसा कार्य दें जिससे उनका भय समाप्त हो। तो बताया गया है कि शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि छात्रों को ऐसा होमवर्क दे कि जिससे उनका भय समाप्त हो। जैसे कोई अगर कोई होमवर्क दिया गया या कुछ क्लास में बोला गया पढ़ने के लिए, कुछ अगर गलती भी हो गई तो उससे शिक्षक को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ना कि सबके सामने इंसल्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे का भय और बढ़ता है, ना कि घटता है, और बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है विद्यालय का ऐसे वातावरण होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर, जिससे बालक क्रिया कर सके। कि जहाँ बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा क्रियाकलाप, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सके। वहाँ का विद्यालय का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की झिझक तथा डर को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये क्या है, छात्रों का झिझक, जिसे बोलते हैं हेजिटेशन, इसको समाप्त करने के लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। कैसे?
जैसे हो गया कि बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में, तो बच्चा अगर नहीं बता रहा, बच्चे से नहीं बन रहा है, तो उसको बच्चे को डांट के सबके सामने इंसल्ट करके बैठाइए मत। बच्चे को समझाइए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले, उसको एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्ट करने के बाद बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार भरी भावनाओं से बच्चों को समझाइए। एक शिक्षक का गुण यही होता है कि बच्चों की भावनाओं को समझे। नेक्स्ट है, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए और इनके बीच प्रतियोगिता की भावना का विकास किया जाए। मतलब ये क्या है, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए मतलब स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए, और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही हैं, मतलब प्रतियोगिताएं हो रही हैं विद्यालय में, उसके प्रति छात्रों को मोटिवेट किया जाए, ताकि उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। तो एक शिक्षक का यही कर्तव्य बनता है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रहा है या प्रतियोगिताएं विद्यालय में होने जा रही हैं, तो बच्चों को क्लास में मोटिवेट करना चाहिए कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आए चाहे ना आए, लेकिन आप पार्टिसिपेट करिए। बच्चा अगर जीतेगा नहीं, प्राइज नहीं पाएगा, लेकिन सीखेगा तो करके ही सीखना। बच्चा क्या करता है, पहले बिगाड़ तब सीखता है। तो धीरे धीरे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करिए इस प्रतियोगिता में, तब जाके बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, तब जाकर के वह सीखता है कि हाँ, हमने कभी ये नहीं किया था, हमने कभी डांस नहीं किया था, हमने कभी स्पीच नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसका बौद्धिक विकास हुआ। डांस में पार्टिसिपेट किया, शारीरिक विकास हो गया, स्पीच में पार्टिसिपेट किया, बौद्धिक हो गया, मानसिक हो गया, उसके सब प्रकार का उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू।